आयशा के चेहरे पे एक शर्मीली सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। इसकी सारी दोस्तें इसके गिर्द जमा थी, इसके साथ बातें किए जा रही थी, मुस्कुराते हुए इसे छेड़ रही थी। बार बार कोई शावेज दरियाब का नाम लेकर इसे कुछ कहती तो कोई कुछ कहती। वो फौरन से निगाहें झुका जाती, इन्हें मना करती, प्लीज मेरे साथ इस अंदाज में बात मत करो। मगर वो फिर भी इसे छेड़े जा रहे थे, इसके साथ गुफ्तगू किए जा रही थी। अब तो वो शर्म से लाल हो चुकी थी, दुल्हन के रूप में अपने आप को देख रही थी। वो छोटी सी दुल्हन इस कदर हसीन लग रही थी जैसे कोई कांच की गुड़िया मालूम हो रही हो, जो कि छूने से मैली होती हो। इसकी दोस्तें मुस्कुराते हुए इसके साथ बातें कर रही थी। जब बाहर से शुरू था, बारात आ चुकी है, वो मजीद खुद में सिमट कर बैठ गई। इसका चेहरा शर्म से लाल था, इसे बड़ा सा घूंघट उड़ाया गया, इसे बाहर लाके शाहवेज दरियाब के पहलू में बैठाया गया, जिसके चेहरे पर दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी शादी के दरमियान से उठ के चला जाएगा या किसी को कच्चा चबा जाएगा। इस कदर इसके चेहरे पे गुस्सा और संजीदगी छाई हुई थी। माला बेगम मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, जिसकी कितनी मिन्नतें करने के बाद शादी के लिए मनाया था, सिर्फ इस वजह से ताकि इसकी कोई औलाद हो, इसकी नस्ल आगे चले, वरना तो इसे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो औरतों से मिलो दूर रहने वाले लड़का और अज़्ज़ा से नफरत करता था। कभी इसने ये नहीं सोचा था कि वो किसी लड़की के साथ शादी करेगा और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। माला बेगम ने भी एक गरीब लड़की का इंतखाब किया ताकि इनका बेटा इसके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती करे तो वो किसी को बताने के काबिल ना हो। इस वजह से घूंघट ओढ़े जब जब मौलवी साहब ने इसका निकाह का पूछा तो इसके हाथ कँपकपा रहे थे, आवाज़ भी कँपकपा रही थी। इसकी माँ ने मुस्कुराते हुए इसे अपने हाथ साथ लगाया, इसे हौसला दिया। बाल बच्चों का पाप तो इसका था ही नहीं, ना ही कोई बात है। वो सबसे छोटी बहन थी, बाकी सबकी शादी हो चुकी थी। माँ अपना आखिरी फर्ज अदा कर रही थी कि गाँव वापस जाना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने जल्द अज जल्द शादी पे जाने पहचाने बगैर ही शाहो दरियाव के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया। इसके बाद रुखसती का वक्त आ गया। वो अपनी माँ के सीने से लगी न जाने कितनी देर तक रोती रही। माँ और बहनों के अलावा इसके पास कोई भी रिश्ता नहीं था। इसके बाद वो रुखसत हो गई, इस बड़ी सी खूबसूरत हवेली में आ गई थी। बाहर से वो जितनी कदीम नजर आती थी, अंदर से इतनी ही खूबसूरत, इतनी ही बड़ी थी। लाके इसे लॉन्च के दरमियान में बिठाया गया, जहाँ पर कुछ रस्मात अदा की गई। नमल कहने लगी, वाह भाई, बहुत खूबसूरत बीबी ढूंढी है आपने अपने बेटे की। नमल की बात सुन के माला बेगम ने सामने खड़ी हुई लड़की की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ बहुत खूबसूरत है, अल्लाह नजर एवज से बचाए, दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। नमल कहने लगी, हाँ ये तो सभी दुआ कर रहे हैं कि दोनों की जोड़ी सलामत रहे, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा कि कितनी देर तक सलामत रह सकती हैं। आमना बेगम ने अपनी बेटी को घूर के देखा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, दुआ करो, ये कहते हुए गुस्से में इसकी तरफ देखा। नमल इसे पसंद करती थी, ये बात तो सभी जानते थे, मगर नमल के साथ तो इसने शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। किसी भी कीमत पर अपने खानदान की किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था इसके साथ शादी करके। आप लोगों ने जो रस्मात अदा करनी है करें, मैं यहाँ मजीद नहीं बैठ सकता, ये कहते हुए वो संजीदगी से वहां उसे उठ के बाहर की तरफ चला गया। इसके दोस्त इसे लेकर बाहर चले गए। तमाम रस्मात अदा करने के बाद सारी कजन्स इसे कमरे में बिठा कर गईं। कमरा बहुत खूबसूरत और बड़ा था, यह हवेली में सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत कमरा था, जो शाहवेज जयाब का था। सभी कजन्स के जाने के बाद सिर्फ नमल वहां पे खड़ी हुई थी, इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, वैसे बहुत खुशकिस्मत लड़की हो जिसे शाहवेज दरियाब की गुर्बत नसीब हुई, लेकिन सिर्फ गुर्बत ही नसीब होगी, इसकी मोहब्बत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आयजा ने निगाहें उठा के नमल की तरफ देखा। साड़ी का सामने खड़ी हुई लड़की जब जब से आई थी ऐसी उल्टी-सीधी बातें किए जा रही थी और वो तब से खामोश थी। अब घबराते हुए कहने लगी, "अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं?" नमल कहने लगी, "देखो तुम्हें पता है वो शादी नहीं करना चाहता था। तुम्हें इसने सिर्फ अपना वारिस पैदा करवाने के लिए तुम्हारे साथ शादी की है। तभी तो उसने कम उम्र बच्ची का इंतखाब किया था कि चल वो हामिला हो। इससे बच्चा हासिल करे और उसे छोड़ दे, शायद वो तुम्हें भी छोड़ देगा।" वो डर गई थी, इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। "आपी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे वो कभी मुझे छोड़े। देखो हम तो यही दुआ कर सकते हैं वो तुम्हें कभी ना छोड़े, लेकिन वक्त आने पे पता चलेगा कि वो तुम्हें अपने साथ रखता है या औलाद पैदा करवा के छोड़ देता है।" और लड़की इतनी ज़्यादा समझ-बूझ नहीं रखती थी, मगर इसके बावजूद भी इसकी माँ ने इसे बहुत कुछ बताया हुआ था शादी के मुतालिक। बहुत समझाया था कि शौहर के साथ रहना कैसा है, इसके हक कैसे पूरे करने हैं, ये सब कुछ वो जानती थी। इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी छोटी भी नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा खुला, शाहवेज़ दरियाब कमरे में दाखिल हुआ। चेहरे पे दुनिया जहान की संजीदगी छाई हुई थी और शाहवेज़ के दिल में किसी किस्म के कोई जज़्बात नहीं थे, कोई फीलिंग्स नहीं थे, एहसासात नहीं थे, बस जैसे इसके पास एक मुर्दा सा दिल था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ,
सामने बैठी हुई इस लड़की की तरफ देखने लगा जो उसके इंतजार में बैठी हुई थी। इसे देखते ही शाहवेज दरियाब के पेशानी पे बल नमूदार हुए थे। चलता हुआ इसके पास आया। माला बेगम कहने लगी, क्यों तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं? तुम खुद को हाँ, खोल कर नहीं देख सकती? इसने वही दहरखुंद लहजा अपनाया। वो डर गई थी, फिर भी जबरदस्ती अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए वो गोल का साइड इसने साइड पे रख दिया। इसके चेहरे की तरफ देखने लगी। क्या देख रही हो आप? यहाँ मेरी शक्ल देखने के लिए बैठी हो क्या? जाओ जाके चेंज करके आओ। आप इतनी गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं? आयजा नरमी से गोया हुई। तो क्या तुम्हें फूलों के हार पहनाऊं? हंस हंस के तुम्हारे साथ बातें करूं? देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, तुम्हारे दिल में किसी किस्म की कोई खुशफहमी नहीं पालना चाहता। तुम्हारा वजूद महज इस घर में बच्चा पैदा करवाने के लिए लाया गया है, तुम मेरा वारिस पैदा कर सको। जब तक वारिस पैदा नहीं होगा तब तक अपनी गुर्बत नहीं दूंगा, लेकिन जब मेरा वारिस पैदा हो जाएगा इसके बाद सिर्फ तुम मेरे बच्चे की माँ होगी, मेरी बीवी की हैसियत से इस घर में रहोगी। इसके बाद मुझसे किसी किस्म की हक की उम्मीद मत रखना। अगर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई, वो फिर से मुस्कुराते हुए बोली थी और वो हंस पड़ा था। इसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून सवार था, मगर लोबों में मुस्कुराहट पकड़ी हुई थी। ये मोहब्बत वाले वहम अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि कभी मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, वो गुस्से में बोला था। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ये कहते हुए वो दोबारा मुस्कुराई थी। इस लड़की के चेहरे पे छाया हुआ सुकून देखकर इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जाओ जाके चेंज करके आओ, ये कहते हुए इसे चेंज करने के लिए भेज दिया गया। कुछ सिगरेट सुलगाता हुआ बालकनी में जाके खड़ा हो गया। लॉन को देखने लगा। लॉन में खूबसूरत फूलों को देख रहा था। मंजर बहुत खूबसूरत लगता था। काफी वक्त बाद जब कमरे में आया, आयजा बेड पर सोने के लिए लेटी हुई थी। इसकी पेशानी पे बल नमूदार। तुम्हें सोने का किसने कहा है? एकदम से इसके बाजू से पकड़ता हुआ इसे उठाया। वो घबराते हुए इसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब सोने का किसने कहा? मुझे नींद आई हुई है, मैं सोना चाहती हूँ, वो घबराते हुए बोली थी। अच्छा, लगता है तुम्हारी माँ ने शादी के बारे में नहीं बताया कि शादी की रात क्या होता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए पूछने लगा। इसकी बात सुनकर वो सहम गई थी। कपकपाती हुई आवाज में कहने लगी, क्या मतलब? आप क्या कह रहे हैं? इतनी छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम इतने ड्रामे कर रही हो। ये कहते हुए एकदम से इसके गले से दुपट्टा निकाल कर दूर फेंक चुका था। बच्चा पैदा करने के लिए तुम्हें इस घर में लाया गया है, तुम्हें नहीं अंदाजा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं? एकदम से इसके जबड़े को दबोचता हुआ इसके लबों के ऊपर झुका तो वो बेडशीट को अपने हाथों में दबोच गई। इसका सांस बंद होने लगा था। इतनी देर तक वो अपनी सांस ही नहीं रोक पाती थी, जितनी शिद्दत से वो उसके ऊपर झुका हुआ था। अगले ही लम्हे इसके लबों को छोड़ता हुआ इसकी गर्दन के ऊपर झुक गया। इसकी कमीज को अपने हाथों में दबोच गया। इसकी आंखों में से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। वो रोए जा रही थी। इस वक्त वो शाहवेज में बहुत जालिम और दरिंदा ही लग रहा था, जिस अंदाज में वो इसके ऊपर झुका हुआ था। अभी तो इसे औरतों की ख्वाहिश ही नहीं थी, इसे औरतों से कुछ लेना देना ही नहीं था, मगर जिस अंदाज में वो शिद्दतें लुटाए जा रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से किसी औरत की गुर्बत का प्यासा हो। इसकी आंखों में से मजीद आंसू बहने लगे। वो उसकी यूं शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर वो लैंप ऑफ कर चुका था। कमरे में बिल्कुल अंधेरा छा गया था। किसी किस्म की कोई रोशनी नहीं थी। इसकी हल्की हल्की सरगोशियां गूंज रही थी और सरगोशियां भी इतनी तल्ख थी और मायने खेज थी कि वो पूरी की पूरी पा रही थी। अब की बार आयजा को अंदाजा हुआ था कि इसकी माँ ने गलत फैसला किया था। इतनी कम उम्र ही में इसकी शादी करके वो इस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, या फिर इसकी शादी शायद किसी गलत इंसान से कर दी गई थी। वो रोने लगी, बहुत बुरी तरह से रोने लगी। काफी वक्त बाद अचानक शाहवेज को एहसास हुआ जैसे इस लड़की को सांस नहीं आ रही। वो परेशान हो गया। जैसे ही इससे अलग हुआ तो वो बमुश्किल सांस लेने की कोशिश कर रही थी। इसकी आँखें ऐसे लग रही थी जैसे अभी उबल के बाहर आ जाएँगी। पूरी की पूरी को वो कँपकपा रही थी। इसे दूर जाने की कोशिश करने लगी, साँस लेने की कोशिश कर रही थी। न जाने अब की बार इसे अंदाज़ा हुआ था कि इसकी माँ ने कितना गलत किया था। एक गलत इंसान के साथ इसकी शादी कर दी थी। वो रोने लगी, बहुत बुरी तरह से रोने लगी। काफ़ी वक़्त बाद अचानक से इसे एहसास हुआ जैसे इस लड़की को साँस नहीं आ रही। वो परेशान हो गया। जैसे ही इससे अलग हुआ तो वो बमुश्किल साँस लेने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? अब की बार शाविज़ थोड़ा नरम पड़ा। कमरे की लाइट ऑन करता हुआ इसके चेहरे को थपथपाने लगा। क्या हुआ है तुम्हें? सांस नहीं आ रहा क्या? चलो पानी पियो जल्दी से। इसने गिलास में से पानी डालकर इसे दिया। अब की बार इसे एहसास हुआ था कि इस लड़की के साथ कितने बुरे तरीके से पेश आया है वो। वो अभी भी रोई जा रही थी, बहुत बुरी तरह से रो रही थी। आंखों में से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। सांस लेने की कोशिश कर रही थी, सांस नहीं आया। इसने असावत में सर हिलाया। रुको, मैं तुम्हारी सांस का इलाज कराता हूँ। इसकी सांसों में अपनी सांस घूलने लगा। अब की बार इस लड़की को मजीद तकलीफ हुई थी। इसके लम्हों से, इसके रवैये से। जैसे ही वो इससे अलग हुआ, मुस्कुराते हुए पूछने लगा, अब सांस आया क्या? इसने साबत में सर हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी अगर अब की बार भी इसने इनकार किया तो वो शख्स मजीद कोई नया तरीका इसका सांस देने का अपनाने लग जाएगा। शाविज इसके हाथ को पकड़ता हुआ कहने लगा, बहुत नाजुक हो तुम। तुम्हारी माँ को सोचना चाहिए था कि एक 30 साल के मर्द के हवाले कर रही है अपनी
नन्ही-सी बच्ची को कैसे बर्दाश्त करेगी? औलाद पैदा करने के लिए इन्हें पता भी था शादी कर रहा हूँ, मगर इसके बावजूद उन्होंने ज़रा लिहाज़ नहीं किया। अब की बार इसके हाथों को शिद्दत से अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। आयज़ा रोए जा रही थी। "आप प्लीज़ मुझे 2 दिन का वक़्त दें प्लीज़।" वो रोते हुए बोली थी। क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। इसका दिल सूखे पत्ते के मानंद लरस रहा था। "क्यों छोड़ता हूँ तुम्हें? बीवी हो तुम मेरी और बीवी को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ?" ये कहते हुए एक दफ़ा फिर से इसके चेहरे पे आए हुए बालों को पीछे करने की तरफ लगा। इसके ऊपर झुका हुआ था। इसका पूरा वजूद कँप-कँपाने लगा, मगर वो जितनी भी मज़ाहमत करती, जितनी भी दूर जाने की कोशिश करती, इस शख्स ने अपना हक़ लेना ही था, जिसकी वज़ह से वो ख़ामोशी हो गई थी। किसी किस्म की कोई बात नहीं की। इन दोनों के दरमियान के तमाम तर फ़ासले ख़त्म हो गए थे। बस क्या और अपने दरमियान के तमाम तर पर्दे गिरा गया था। सुबह जब आयज़ा फ़्रेश होके बाहर आई तो कमरे में कोई भी नहीं था। थोड़ी ही देर बाद नमल और कुछ कज़िन्स कमरे में आईं। अजीब निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी। मुलाज़िमा इसके लिए नाश्ता लेके आ गई थी। "ये लीजिए मैडम नाश्ता कर लो।" नमल ने इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे को देखने लगी जहाँ कुछ अलग ही रूप था, अलग ही रंग बिखरे हुए थे। वो नाश्ता कर चुकी थी। नमल कहने लगी, "बहुत हसीन लग रही हो तुम। लगता है रात को बहुत ज़्यादा शौहर की कुर्बत नसीब हुई है, जिसकी वज़ह से तुम्हारे चेहरे पे नुमायाँ हो रहे हैं इसके असरात।" वो फ़ौरन से अपनी गाल को अपने हाथों से छूने लगी। "देखो किस कदर तुम लाल सुर्ख हो रही हो।" नमल इससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। वो घबरा रही थी। वो घबरा के पीछे होने लगी। "तुम्हें पता है वो बहुत जल्द तुम्हें छोड़ देगा, या फिर जब तुम बच्चे से पैदा नहीं करके दोगी, हर रात तुम्हारे जिस्म पर ऐसे ही ज़ुल्म करेगा, ऐसे ही तुम्हें अज़ियत और तकलीफ़ देगा। फिर तुम कैसा महसूस करोगी?" इसने आयज़ा के गाल को छुआ था। आयज़ा शर्म से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। "तुम्हें कैसे पता चला रात को क्या हुआ था?" वो मासूमियत से पूछने लगी। कमरे का दरवाज़ा खुला और शाहवेज़ कमरे में दाखिल हुआ। शाहवेज़ को देखकर नमल फ़ौरन से कमरे से बाहर चली गई। नमल को जाता हुआ देखकर इसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। "ये तुम्हें क्या कहकर गई है?" इसने गुस्से में आयज़ा से पूछा था। मगर आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं कह के गई। वो अपनी थराई हुई आवाज़ में कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। "मैंने तुमसे पूछा वो तुम्हें क्या बोल के गई हैं, ये बताओ मुझे।" वो गुस्से में उसके कंधों से पकड़ता हुआ बोला, "देखो मेरे साथ झूठ बोलने की या किसी किस्म की कोई फ्रॉड करने की कोशिश तो ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। वो मुझे कह कर गई हैं आप यूँ ही मेरे जिस्म को इस्तेमाल करेंगे, इन्हें कैसे पता चला? कल रात हमारे दरमियान क्या हुआ था?" वो कँपकँपाती हुई आवाज़ में बोली, "अम्मी ने तो बोला था कि मियाँ बीवी का आपस में पर्दा होता है, इनकी बात कभी किसी दूसरे तक नहीं पहुँचनी चाहिए। फिर आपकी कज़नों तक कैसे पहुँची?" फिर रोते हुए बोली थी। वो अभी भी शर्मिंदा थी, निगाहें भी नहीं उठा पा रही थी, शर्म से इसकी निगाहें बिल्कुल झुकी हुई थीं। शाहवेज़ इसकी थोड़ी सी पकड़ता हुआ इसका चेहरा ऊपर कर गया। "लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें अधूरी बातें बताई हैं, पूरी नहीं बताई। अब ज़ाहिर है जब सबके दरमियान ये सब कुछ होता है।" आगे वो कुछ नहीं बोला। "छोड़ो इन बातों को, क्या मैं बच्चे के साथ मैंने बहस शुरू कर दी है?" वो उसकी तरफ देखने लगा, इसके भीगे हुए बालों भीगी हुई लटों को एकदम से पीछे करने की तरफ करने लगा। "एक बात याद रखना, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है। बहुत शदीद औरत ज़ात से नफ़रत करता हूँ मैं। कभी किसी औरत की तरफ निगाहें उठा के देखना भी गवारा नहीं करता है। तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी तरफ भी नहीं देखूँगा। तुम्हारे साथ भी मैंने ऐसा ही बर्ताव करना है।" ये कहते हुए वो गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। रात वालीमी के फंक्शन में वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी, इस कदर इसके चेहरे पे रूप आया था, सब लोग हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। वो छोटी-सी लड़की बहुत प्यारी लग रही थी। शाहवेज़ ज़रियाब को तो एक लम्हे के लिए इसकी निगाहें हटाना मुश्किल लगी। मुसलसल इसकी तरफ देखे जा रहा था। वो एक मर्द था और वो उसकी बीवी थी। यहाँ तो औरतें इससे निगाहें नहीं हटा पा रही थीं। वो इतनी खूबसूरत दुनिया की गुड़िया की मानने लग रही थी और शावेद ज़रिया भला इससे कैसे निगाहें हटा पाता। 2-3 मर्दों की निगाहें भी इस पर महसूस करके शावेद ज़रिया आग बबूला हो गया। फंक्शन खत्म होते ही वो ये कहते हुए कमरे की तरफ चला गया। वो बाहर सब कज़िन्स के साथ बैठ के बातें करती रही। माला बेगम मुस्कुराते हुए कहने लगी, "बेटा काफ़ी वक़्त हो गया, काफ़ी वक़्त से शावेद कमरे में चला गया, अब तुम खुद भी चली जाओ।" इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर ज़बरदस्ती अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाती हुई कमरे की तरफ आ गई। आहिस्तगी से इसने कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने शाहवेज़ ज़रिया सोफ़े पे बैठा सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। इसने शाहवेज़ ज़रिया की तरफ देखा। वो दोबारा से शीशे के सामने खड़ी हुई अपनी चुन्नी उतारने लगी। वो चलता हुआ बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो गया। एकदम से इसके कंधों से पकड़ के इसे पीछे शीशे के साथ लगा दिया। "ये आप क्या कर रहे हैं?" वो घबराते हुए बोली। "तुम इतना सा समझ के इस वज़ह से थी ना ताकि मर्दों की निगाहें तुम पे पड़ी।" वो घबराते हुए उसे पूछने लगी। "वही कह रहा हूँ जो मुझे ये कहना चाहिए था। इतना ज़्यादा इस वज़ह से तैयार हुई थी ना ताकि मर्दों की अट्रैक्शन हासिल कर सकूँ। वो तो ऐसा सोचती भी नहीं थी, ना ही इसकी कोई सोच ऐसी थी। मगर उसके बावजूद वो उसकी ऐसी बातें सुनकर परेशान हो गई थी। नफ़ी में सर हिलाने लगी। "ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस आपकी सोच है।" वो घबराते
हुए बोली थी, ऐसा नहीं तो फिर कैसा है? वो चिल्लाते हुए बोला, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ। इसे धक्का देते हुए इसकी जूली नोच-नोच के उतारने लगा। वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, मत करिए ऐसा। मैं अभी कल रात वाली आपकी तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर पाई और आज फिर आप मेरे साथ वो रोते हुए बोली थी, क्या आज फिर मैं तुम्हारे साथ? हाँ। वो संजीदे इसके जो बड़े दोस्त हुआ बोला, इसके ऊपर झुक गया। तुम्हें जल्द अज जल्द बच्चा पैदा करना होगा ताकि तो मुझे अपना वारिस मिल जाए। इसके बाद मैं तुम्हें भी ठिकाने लगा दूँगा। मुझे पता चल जाएगा मैंने तुम्हारे साथ करना क्या है। तुम्हें अपने साथ रखना है या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना है। वो संजीदगी से बोले जा रहा था। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी, आप मुझे अपनी ज़िंदगी से तो मत निकालें, जो मर्ज़ी करना हो कर लीजिएगा। वो रोते हुए बोली थी, इसे पीछे की तरफ धक्का दे गया। सुबह तक इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सुबह-सुबह मुसलसल इसकी खाँसी की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वॉमिटिंग हो रही है। वो परेशान हुआ था, अचानक से लड़की को क्या हो गया? जल्दी से वॉशरूम की तरफ गया, जाके दरवाज़े पे दस्तक देने लगा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो संजीदगी से पूछने लगा, मगर इसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दरवाज़ा खोला, बताओ मुझे क्या हुआ? इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, तो वो बिल्कुल ज़मीन के नीचे पड़ी हुई थी, शायद बेहोश हो चुकी थी। वो परेशान हो गया, आसगी से इसे आवाज़ हो गया, सर में उठा गया, इसके कपड़े मुकम्मल तौर पे गीले हुए हुए थे। आसगी से इसने लाकर कमरे के बेड पे लिटाया, क्या हुआ इसको? इसके गाल को थपथपाते हुए इससे पूछने लगा, मगर वो होश वो दुनिया कितने बेगानी थी। आँखें खोलो, बताओ मुझे क्या हुआ? शायद इसका नाम पुकारा था। आयज़ा आँखें खोलो, इसे बाजू में उठाता हुआ कबार की तरफ गया। देखा है सब लोग हैरान हो गए, इतनी सुबह-सुबह इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? माला बेगम ने पूछा, बेटा इसे क्या हुआ? इतनी सुबह-सुबह नमल कहने लगी, इसकी खुदकुशी का न सन सर अंजाम दिया होगा। 30 साल के बेटे के साथ इसकी शादी करी, वो तो मासूम सी बच्ची थी, आपको तो ख़ैर करना चाहिए था। नमल की बात सुनकर वो खुद गुस्से में कहने लगी, तुम ख़ामोश रहो। आमना बेगम ने भी इसे खूंखार निगाहों से देखते हुए कहा, बेटा तुम ख़ामोश नहीं रहती, मम्मा आप ही को वो तो बस फ़ज़ूल बातें करनी आती हैं। वजीहा ने भी फ़ौरन से बात की थी, वहाँ तुम ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा माँ बनने की कोशिश नहीं करो। वजीहा ने भी डाँट के उसे ख़ामोश करा दिया है। तब इसे लेकर अस्पताल पहुँचा, सीधा इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर से पूछ रहा था, इसे क्या हुआ है? इन्होंने कोई ज़हरीली चीज़ खाई है, फिर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वज़ह से उसमें ज़हर लगा, इस वज़ह से इसमें कुछ हो गया है, मैदे में ज़हर फैल गया। हमने मैदा वॉश कर दिया, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर वो परेशान हो गया। इसने खुद कोई ज़हरीली चीज़ खाई थी, डॉक्टर ये कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। इसने गहरी साँस ली, वहीं अपनी परेशानी में सुलझता हुआ बैठ गया। मैं क्यों इतना ज़्यादा परेशान हूँ? मरती है तो मर जाए, यहाँ कौन-सा लड़कियों की कमी है जो मैं इस लड़की की वज़ह से इतना परेशान हो रहा हूँ। इसने अपनी परेशानी का मसला नर्स की बात करने की देर थी कि वो फ़ौरन से बिजली की रफ़्तार से उठ के अंदर चला गया। सामने वो छत को घूरी जा रही थी। मुझे क्या हुआ था? वो नरमी से उससे पूछने लगी। तुमने क्या खाया था? वो गुस्से में पूछने लगा तो वो डर गई। इतने गुस्से में बात करने पे वो मुझे नमल आपी ने सुबह-सुबह दूध का गिलास दिया था। मैंने तो बस वही पिया था। इसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया? वो घबराते हुए बोली जा रही थी। जबकि इसे नमल ने मना किया था कि किसी को नहीं बताना। मैंने तुम्हें दूध दिया, जबकि वो फ़ौरन इस शख़्स को बता चुकी थी। तुम पागल हो, छोटी बच्ची हो, क्या ज़रूरत थी इसे दूध लेके पीने की? गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, वो नोमल आपी ने बोला था ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है, वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। कहाँ से कमज़ोर हो? अच्छी खासी हो, मुझ जैसे मर्द को बर्दाश्त कर लिया, अभी तक तुम कमज़ोर हो? वो एक-एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोला तो वो होंके की तरह इसकी तरफ देखने लगी, मगर इसने दोबारा कोई बात नहीं की, बस संजीदगी से इसकी तरफ देखते रही। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? नरमी से इससे पूछने लगा। तो इसने असावत में सर हिला दिया, अम्मा ठीक कहती है, मुझे लगता है मुझे नज़र लग गई। मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तुम बहुत हसीन हो ना, किसी रियासत की शहज़ादी हो जो तुम्हें नज़र लग जाएगी। वो तंज़ियन बोला, आप जेलस हो रहे हैं? ये कहते हुए अपना मुँह दूसरी तरफ कर गई। क्या-क्या तुमने फ़ुज़ूल बकवास की है तुमने? मैं जेलस होऊँगा तुमसे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? लड़की वो गुस्से में बोली थी, पागल हो गई तुम? हाँ, हो गई हूँ पागल। वैसे भी मैं आपको बुरी लगती हूँ। ये कहते हुए वो गुस्से में दूसरी तरफ करवट बदल गई। वो खूनखान निगाहों से इस लड़की की तरफ देखने लगा। तुम्हारी वज़ह से परेशान हो रहा था, झूठ मत बोलें, आपको कभी मेरी वज़ह से परेशान हो ही नहीं सकते। ये कहते हुए वो दोबारा से अपनी आँखें बंद कर गई थी। वो उसकी मासूमियत देखने लगा था, वो बहुत मासूम थी। अब की बार इसे तजस्सुस हुआ था, तुम्हारी उम्र क्या है? वो संजीदगी से इसकी मासूमियत को देखने लगा, वो बहुत मासूम थी। वो उसे पूछने लगा, क्यों शादी से पहले आपको नहीं पता था कि किस उम्र की लड़की के साथ आपकी शादी कर रहे हैं? इसकी उम्र कितनी है? क्योंकि तुम मुझे लड़की कहीं से नहीं लग रही हो। वो एक-एक लफ्ज़ को चबाते हुए बोला तो वो खामोश हो गई। वापस घर आने के बाद इसे नमल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, मगर अभी भी इस वक़्त वो किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता था। सबने पूछा, इसे क्या हुआ है? वो कहने लगा, बस थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वज़ह से लेकर अस्पताल चला गया था। माला बेगम कहने लगी, बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? नरमी से पूछने लगी तो वो साबत में सर हिलाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। रात का न जाने कौन-सा पहर था, अचानक इसे अपने वजूद पे चलती हुई उँगलियाँ महसूस हुईं। इसकी फ़ौरन से आँख खुल गई। इसने देखा, वो शख़्स एकदम से खींचकर इसे अपने हिसार में कैद कर गया। वो घबरा गई थी, इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा था। ये आप क्या कर रहे हैं? वो घबराते हुए इससे दूर होने की कोशिश करने लगी। वही करने लगा हूँ जिसके लिए तुम्हारे से शादी की थी। इसको अपने दसरस में ले गया था, अपने आप को छुड़वाने की
कोशिश करने लगी, रोने लगी। इसकी आंखों में से मोटे-मोटे आंसू बहने लगे। प्लीज़ छोड़ दें मुझे, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे पेन होगी, प्लीज़ छोड़ें। सिसकते हुए वो बोले जा रही थी, मगर अगले ही लम्हे इसके और अपने दरमियान के तमाम तर फ़ासले ख़त्म करता शिद्दत से इस पर शिद्दतें लुटाने लगा। अब वो खुद को मज़ी छुड़ा भी नहीं पा रही थी, बस अपना आप इसके हवाले कर गई थी, मगर रात भर इसकी आँखों में से आँसू बहते रहे थे। हर लम्हा इस शख्स के ज़ुल्म को इसने बर्दाश्त किया था। दिन गुज़रने लगे, पहले 2-3 दिन तो इसने बड़ी शिद्दतें दिखाई, जिससे वो काँप जाती थी, सहम जाती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गया था। इसके पास तक नहीं आता था, इससे बात तक नहीं करता था। रात को भी कमरे में आता 1 हफ़्ता हो और आए ह 1 हफ़्ता हो चुका था, मगर 1 हफ़्ते से रात को कमरे में नहीं आया था। इसका हाल तक नहीं पूछा था, जैसे इसे कोई ग़र्ज़ नहीं था। अब आयज़ा इसकी कमी को महसूस करने लगी थी। आज तकरीबन 1 हफ़्ते बाद वो कमरे में आया, बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। जैसे ही कमरे में दाख़िल हुआ, आयज़ा रोते हुए इसके सीने से लग गई। अब मेरे पास क्यों नहीं आते? आप मुझे टाइम क्यों नहीं देते? मुझे आपकी ज़रूरत होती है। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, वो रोते हुए बोली थी। मैं हर वक़्त आपके आने का इंतज़ार करती रहती हूँ, मगर आप कमरे में आने के बजाय स्टडी रूम में सो जाते हैं, ड्राइंग रूम में चले जाते हैं। मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझे वक़्त क्यों नहीं देते? वो रोते हुए इसके सीने से चिपकी हुई बोली जा रही थी। देखो लड़की, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, इस वक़्त मैं सोना चाहता हूँ। मुझे स प्लीज़ सोना है, छोड़ दो मुझे। वो अपना आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं सोने दूँगी, आप मेरे साथ वक़्त बिताएँ। मुझे मुझे टाइम दें। वो रोते हुए बोलने लगी, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? कौन-सा वक़्त है कौन-सा टाइम? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मैं आपकी बीवी हूँ, मैंने पहले पहले बोला था कि तुम्हें बच्चा पैदा करने के लिए इस घर में लेकर आया हूँ। बस मैंने बच्चा पैदा करवाना है, इसके अलावा मुझसे किसी किस्म की रवैये की उम्मीद मत रखना। फिर इस दिन जब मैं अस्पताल में थी तो आप मेरी वजह से परेशान क्यों हुए थे? अच्छा, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हुआ था तो इसका ये मतलब है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो वो खामोश हो गई। इसकी हलक में आंसू का फंदा अटक गया। वो 1 हफ्ते बाद इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इसे वॉमिटिंग शुरू हो गई थी। सब लोग जानते थे ये इसके साथ क्या हो रहा है। सब लोग इसे पूछने अस्पताल ले चलो। माला बेगम भी इतनी दफ़ा कह चुकी थी कि तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ, मगर माला बेगम की किसी बात का जवाब नहीं देती। कहती मुझे कहीं नहीं जाना। अगर मुझे मेरा शौहर अस्पताल ले जाएगा तब जाऊँगी, वरना मैंने अस्पताल भी नहीं जाना। सब इसकी मिन्नतें कर चुके थे, तुम छोटी हो, ऐसे इतने दिन बगैर डॉक्टर के चेकअप करवाए गुजारने अच्छे नहीं हैं। सब लोग तो ये जान चुके थे कि इसके पास गुड गुड न्यूज़ है। अब माला बेगम ने ही सही बोला था कि अपनी बीवी को समझाओ, इसे अस्पताल लेके जाओ। रात का वक्त था, वो काफ़ी गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ था। वो सामने बेड पे बैठी हुई थी, चलता हुआ इसके पास आया। एक झटके से इसके बाजू से पकड़ के इसे सीधा खड़ा किया। क्या मसला है तुम्हें? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। मुझे कोई मसला नहीं, असल मसला तो आप कहें। क्यों नहीं आप मुझे वक्त देते? क्यों नहीं मेरे पास आते? इसकी गिरबान से पकड़ते हुए बोली थी। वो कहने लगा, मैंने बोला है, मैंने सिर्फ बच्चा पैदा करवाने के लिए तुम्हारे साथ शादी की है, तो बच्चा जब पैदा हो रहा है तुम्हें सुकून करना चाहिए था। वो अजीब निगाहों से इसकी तरफ देखने लगा। मुझे आप अस्पताल ले जाए, मुझे किसी और के साथ नहीं जाना। मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ। मम्मा कहती थी बीवी हमेशा शौहर की ज़िम्मेदारी होती है। ये तुम मम्मा से कब बातें करती हो? मम्मा मुझसे शादी से पहले बताई थी। बहुत ज़्यादा ट्रेन करके भेजा तुम्हारी माँ ने तुम्हें। चलो, ये कहते हुए बड़ी सी चादर इसने अपने गिर लपेटी के साथ अस्पताल गई। डॉक्टर चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगी, माशाल्लाह आपके ट्विंस बेबी हैं। ये सुनकर वो डर गई थी। इसका रंग चेहरे का रंग फ़क हो गया और वो भी हैरान हुआ था। ट्विंस बेबी? हाँ जी, ये भी हमारे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। इनके ट्विंस बेबी हैं, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है और ये शायद कैरी ना कर पाएँ। अगर आप चाहें तो देखें। डॉक्टर साहिबा, ख़त्म करवाने वाली बात आप मत कीजिएगा। मुझे मेरे बच्चे चाहिए और मुझे मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ हैं। वो एक-एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला था। इसकी तरफ देखने लगी, फिर आपको इनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत होगी।
अपनी वाइफ को आपने बहुत ज़्यादा मोहब्बत देनी, परेशान मत हो डॉक्टर साहिबा, मोहब्बत तो मैं दे लूँगा। ये सुनकर इस लड़की को तो शायद एहसास हुआ था कि शायद इस वज़ह से वो दोनों करीब आ जाएँ, शायद इस वज़ह से वो उससे मोहब्बत करने लग जाए। मगर इसे क्या मालूम था वो एक पत्थर दिल मर्द है, वो कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता, मोहब्बत करना तो दूर की बात है। वो साइड पर भी नहीं आएगा। वो उसे लेकर घर आ गया। घर आते ही जैसे ही कमरे में आए तो वो हंसते हुए उसके सीने से लग गई थी। क्या हुआ? क्या पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे ट्विंस बेबी हैं होंगे, एक बेटी होगी, एक बेटा होगा। नहीं, मुझे दोनों बेटे चाहिए। वो संजीत जी से बोला। क्यों बेटी क्यों नहीं चाहिए? वो आगे से कुछ बोला नहीं। बस मुझे बेटा चाहिए। मुझे औरत साथ तक से नफरत है। क्यों बेटी से भी नफरत होगी? इसके चेहरे पे बिल्कुल उदासी छा गई थी। मैंने बोला है मुझे दोनों बेटे चाहिए। बेटी हुई तो बेशक तुम संभालना, इसे अपने पास रखना। बेटा होगा तो मेरा होगा। आप तो की दोनों बेटियां हुई, कुछ अच्छा मुंह से फूट लो। वो गुस्से में बोला था। चलो ठीक है, मैं दुआ करूंगी हमारे दोनों बेटे ही हों। वो मुस्कुराते हुए बोली। इस शक्ति मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी, मगर मुस्कुराते हुए इसके साथ बातें करने लगी। इसे किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। खामोश रहा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी किसी लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। वो संजीदगी से बोला। इसकी तरफ देखने लगी। आप मेरे साथ मोहब्बत कीजिएगा ना? मुझे मोहब्बत के साथ रखिएगा। वो लाड से कहने लगी। मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत की तवक्कुआत मत रखना, क्योंकि औरत ज़ात से कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। ये कहते हुए कमरे से बाहर चला गया। वो उदास हो गई थी। इसे लगा था बच्चों की पैदाइश, बच्चों की गुटनियों सुन के वो खुश हो जाएगा, इसके साथ मोहब्बत करने लग जाएगा, मोहब्बत से पेश आने लग जाएगा। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था, सब कुछ बदल गया था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो क्या करे, कैसे इस शख्स को अपनी तरफ माइल करे। हर गुजरते दिन के साथ इसकी तबीयत खराब हो गई थी। एक तो कम उम्र थी, ऊपर से ट्विंस बेबी थी। हर वक्त वो बीमार पड़ी रहती थी। इसे उठाओ भी नहीं जा रहा था, सोई रहती थी। इसे नहीं पता कब दिन हुआ कब रात हुई। बस आंखें बंद, ज्यादा नींद की अद्वियात दी हुई थी। जब बहुत ज्यादा इसकी तबीयत खराब थी, ऊपर से कम उम्री थी, ट्विंस बेबी थी, हर वक्त बीमार पड़ी रहती, सोई रहती थी। इसे पता ही नहीं होता था। इसे नींद की अद्वियात दी होती थी ताकि वो रिलैक्स रहे, इसका माइंड रिलैक्स रहे। जागती तो ज्यादा सोचती रहती थी। रात के वक्त अचानक इसे अपने करीब कुछ महसूस हुआ। उसने आंखें खोल के देखा तो वो उसके ऊपर झुका हुआ था। वो घबराते हुए शाविर दरिया को खुद से दूर करने लगी। जी आप क्या करें? वो घबराते हुए बोली थी। अपना हक ले रहा हूँ, ये कहते हुए इसके ऊपर झुका। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों की उस करता बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा नहीं करें। वो घबराते हुए बोली थी। फिर कैसे करूं? वो संजीदगी से बोला। आपको पता है डॉक्टर ने बोला है ट्विंस बेबी है, इनकी जान को खतरा हो सकता है ऐसा करने से। वो संजीदगी से इसे समझाने लगी थी। देखिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ता होता तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत टूट के चाहता हूँ। इसकी बात सुनकर नफी में सर हिलाने लगी थी। प्लीज ऐसा नहीं करे। वो रोने लगी थी। मगर वो इसके करीब चला जा रहा था, इसके ऊपर अपने दरमियान के तमाम तर फासले खत्म कर रहा था। प्लीज इसके सीने पे हाथ रखे, इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। मगर वो बिल्कुल इसके ऊपर झुका हुआ था। अचानक इसका पूरा वजूद कपकपाने लगा। अजीब सी इसकी हालत हो गई थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। इसके हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे पड़ने लगे थे। वो होंठ नीले पड़ चुके थे। अब की बार इस शख्स को एहसास हुआ कि वो कोई अपने जुनून से वापस आया। इस बच्ची की तड़पते हुए वजूद को देखने लगा। ऐसा ऐसा क्या हुआ है तुम्हें? वो नरमी से इसके गाल को थपथपाते हुए इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। मगर आयजा को कोई होश नहीं थी। बस इसका वजूद कपकपा रहा था। वो कहने लगा आयजा प्लीज आंखें खोलो। आयजा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आयजा तुम ठीक तो हो ना? वो नरमी से बस आयजा को पुकारे जा रहा था। काफी वक्त बाद आयशा को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर अब भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। डॉक्टर क्या हुआ है? प्लीज मुझे कुछ बताएं ना। मगर डॉक्टर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे रही थी। देखिए आप फिलहाल ऐसा कुछ भी मत बोलें, आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत खराब है। हम इनके बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया था, दूसरा मैंने इन्हें कुछ एहतियाती बताई थी, मगर शायद उन लोगों ने कोई एहतियात नहीं की। डॉक्टर की बात सुनकर वो परेशान हो गया। देखें इन्हें कुछ नहीं होगा तो नहीं हो, बच्चों को तो कुछ नहीं होगा ना, मेरी बाप को तो कुछ नहीं होगा। वो नरमी से पूछने लगा। देखिए इस वक्त वो दो बच्चे थे, दो बच्चों
से कोई छोटी बात नहीं होती है। और अभी स्टार्ट था, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी इनका स्टार्ट था, मगर 2 बच्चे ऊपर से आपकी वाइफ कमज़ोर, कम उम्र, सबसे बढ़ के इनका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा। हम खुद बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस आप इनके लिए दुआएँ ही कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचते ही बैठ गया। आज पहली दफ़ा ऐसा एहसास हुआ था, वो मासूम सी लड़की जिसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, वो उसकी ज़िम्मेदारी थी। इसकी हिफाज़त करना, इसकी एहतियात करना, हर चीज़ इसकी ज़िम्मेदारी थी। वो अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो गया था। इसने हवेली वालों में से किसी को कुछ नहीं बताया कि इसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि अस्पताल लेकर आया। बार-बार हवेली वालों को कॉल आ रही थी, लेकिन इसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया था। न जाने कितने घंटों बाद डॉक्टर आई और कहने लगे, हम आपके बच्चों की जान नहीं बचा पाए, लेकिन आपकी वाइफ की जान का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। पहली दफ़ा न जाने कितने आँसू निकल गए, इसकी दाढ़ी में जज़्ब हो रहे थे। वह कैसे इससे नज़रें मिलाएगा? वो खुद परेशान हो गया था। आज पहली दफ़ा मासूम सी बच्ची इसे बेकसूर लग रही थी। आज पहली दफ़ा मासूम सी बच्ची की तकलीफ़ इसे समझ जा रही थी। रूम में दाखिल हुआ, बेहोशी की हालत में वो थी। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, चलता हुआ इसके पास आया, आहिस्तगी से जाके इसके कदमों में बैठ गया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे बच्चों की जान ली है। वो अपने बच्चों को लेके कितनी खुश थी, मगर इतनी जल्दी ये खुशी वो छीन लेगा, इसने कभी सोचा नहीं था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुमसे माफ़ी माँगूँगा जब तुम होश में आओगी। मैं तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को दूर कर दूँगा। इसके हाथों को चूमते हुए बोला। बहुत शिद्दत से इसके हाथों को चूमने लगा। मेरी जान, तुम तकलीफ़ से गुज़र रही हो ना? रोते हुए बोले जा रहा था। अगर वो इसे यूँ रोता देख लेती, होश में होती, तो कभी पहचान ना पाती। ये वही शख्स था, गुस्से वाला, संजीदा मिजाज, जिस कदर शिद्दत से टूट के रो रहा था। इसके हाथों पर पेशानी टिकाए हुए न जाने कितनी देर तक रोता रहा। वो हवेली वालों को तो बात बता चुका था, मगर किसी को नहीं बता सका कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। वो खुद बहुत शर्मिंदा था। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। इसे होश आई तो सबसे पहले इसका हाथ अपने पेट की तरफ गया। मेरे बच्चे! इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। डॉक्टर सगी से इसके पास आई थी, कहने लगी, देखिए परेशान मत हो, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। वैसे भी बहुत कम उम्र थी, और आपके बच्चे अगर अल्लाह ने दिए थे तो अल्लाह ने वापस ले लिए हैं। शायद वो आपसे बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजे। डॉक्टर नरमी से इसे समझाने लगी। क्या मतलब मेरे बच्चे नहीं? वो रोते हुए बोली थी। डॉक्टर ने नफ़ी में सर हिला दिया, कहने लगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसके वक़्त सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर वो रोने लगी, बहुत टूट के रोने लगी, बिखरी हुई हालत में लग रही थी। डॉक्टर ने नरमी से कहा, आपके शौहर को अंदर भेजती हूँ। फिर वो रोते हुए कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं इसे अंदर भेजने की, मैंने इनसे कोई बात नहीं करनी। देखो बेटा, परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होता। ऐसा आप अपने शौहर से कब तक नाराज़ हो सकती हैं? डॉक्टर ने नरमी से समझाया तो शाहवेज कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर जा चुकी थी। चलता हुआ इसके पास आया, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर गई। इसके पास बैठा, मुझे माफ़ कर दो, मगर इसने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास आपका के लिए कोई माफ़ी नहीं है, आप मेरे बच्चों की जान ली है। आप मेरे बच्चों के कातिल हैं। वो रोते चिल्लाते जो हुए बोली जो जा रही थी। वो इसके हाथों को चूमता हुआ बोला, खबरदार, मेरे साथ ये झूठी मोहब्बत जताने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी झूठी मोहब्बत नहीं चाहिए। वो चिल्लाते हुए बोली थी, क्यों नहीं चाहिए झूठी मोहब्बत? मुझे मौका दो दो, मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा। वो नरमी से और मोहब्बत से इसे समझाने लगा, जितनी अजियत और तकलीफ आपने दी है मेरे लिए वही काफ़ी है। इसके बाद मुझे आपसे किसी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं चाहिए, कोई तलब नहीं। वो रोते हुए कहने लगी, मुझे घर जाना है। न जाने कितनी देर तक रोती सिसकती रही। अस्पताल में रुक जाते हैं, नहीं क्या हो गया है? बच्चा तो मेरा ख़त्म हो गया, मर गया, अब मैं किसके लिए अस्पताल में रुकूंगी? मुझे ये अस्पताल खाए जा रहा है, मुझे वापस जाना है। वो चिल्लाते हुए बोली, तो वो खामोश हो गया, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। इसे लेकर घर वापस आ गया तो माला बेगम ने इसे अपने सीने से लगा लिया। ना जाने कितनी देर तक माला बेगम के सीने से लगी रोती रही थी। माला बेगम खूनखार निगाहों से अपने बेटे की तरफ देख रही थी। इस कदर माला बेगम को अपने बेटे पे गुस्सा आया हुआ था। गुस्से में इसकी तरफ देखती हुई बोली, बेटा चलो अपने कमरे में। ये कहते हुए मुलाजमा से कहकर इसे कमरे में भिजवा दिया। इसके लिए कुछ खाना बना के भेजती हूँ जो तुम अपनी बीवी के पास। उन्होंने आज पहली दफा इतने गुस्से में अपने बेटे से बात की। वो कमरे में आया तो सामने हिचकियों और सिसकियों के साथ रो रही थी। चलता हुआ इसके पास आया, आहिस्तगी से बोला, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, दोबारा तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दूंगा।
मेरी मोहब्बत चाहिए थी ना, तो मैं मोहब्बत भी दूँगा। आपकी मोहब्बत लेने के लिए मुझे अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ी। वो रोते हुए बोली जा रही थी। एक दफ़ा फिर से वो शर्मिंदा हुआ था। हर गुज़रते दिन के साथ इसका ख़्याल रखने लगा, इससे मोहब्बत करने लगा। इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि औरतों से नफ़रत करने वाला शख़्स इतनी जल्दी अपनी बीवी से मोहब्बत करने लग जाएगा। सब लोग हैरान थे। नमल की शादी थी, वो आईने के सामने खड़ी आखिरी दफ़ा अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी थी। रूम में दाखिल हुआ, इसे ब्लैक रंग की मैक्सी में आईने के सामने खड़ा हुआ देख के बेसाख्ता ही इसके लबों पे मुस्कुराहट आई। चलता हुआ इसके पास आया, एकदम से पीछे से बाजू के इशारों में लेता हुआ इसकी गर्दन को लबों से छुआ तो वो मुड़ के इसकी तरफ देखने लगी, इसे दूर जाने की कोशिश करने लगी। अभी तक नाराज हो खींच कर इसे अपने सीने से लगा गया। अब तक तो एक दफा फिर आप अम्मा बनने वाली हो, वो आंखों का कोना दबाते हुए बोला। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जैसे आज पहली दफा हो। वो इससे दूर जाने लगी। वो कहने लगा, मोहब्बत नहीं करती क्या मुझसे? मुझे तो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई। मोहब्बत ही नहीं बल्कि इश्क हो गया है। आपके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो पीछे खड़ा मुस्कुराते हुए बोले जा रहा था। इतनी अज़ियत और तकलीफ़ के बाद आज वो इस शख़्स की मोहब्बत में न जाने कैसे गिरफ़्तार हो गई। इसने मुड़ के देखा तो सामने खड़े मुस्कुराते हुए इसे देखे जा रहा था। वो एकदम से इसके सीने से लग गई, अपनी आँखें बंद कर गई। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपकी मोहब्बत ने, आपके ख़्याल रखने ने, आपकी गलती के एहसास ने मुझे हर चीज़ ने आपसे मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया। ये कहते हुए इसके सीने पे सर रखे हुए अपनी आँखें बंद कर गई। 9 महीने बाद एक दफ़ा फिर से अल्लाह ने इन दोनों को 2 जुड़वा बेटों से नवाज़ा। इन दोनों बेटों को देखते ही इतनी खुश हुई थी, इसके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। जुड़वा के बारे में तो वो नहीं जानता था, इसे तो गोया सरप्राइज़ मिला था। रूम में दाखिल हुआ तो सामने वो लौटी हुई मुस्कुराते हुए इसके पास आया। ज़ालिम औरत, मुझे बताया क्यों नहीं था? मेरे ट्विन्स बेटे हैं। वो कहने लगी, फिर मैं आपको सरप्राइज़ कैसे देती? ये कहते हुए इसके पास आके बैठा, मुस्कुराते हुए इसके गले से लग गया। आज वो एक दूसरे की ज़ात के साथ मुकम्मल हो गए थे।